प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी7 प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 10 के विज्ञान की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम प्रकाश नामक पाठ पढ़ेंगे। हम आज प्रकाश पाठ का भाग 4 इस एपिसोड में देखेंगे और इसके तुरंत बाद हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन भाग 2 को देखेंगे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम उठा ली होगी, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले इन विषयों के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्यों को नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम पहले बात करेंगे अपवर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। पर ये जानने से पहले आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया गया था, जहां पर आपको एक सवाल सॉल्व करके लाना था। तो अगर आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया और आपका सही उत्तर आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आपसे वो सवाल नहीं हो पाया, तो चलिए देखते हैं कि उस सवाल को करना किस तरीके से है। तो सवाल था कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता थी 3 मीटर और एक बस इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित था। तो हमें बताना था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो वक्रता त्रिज्या और दूसरी दी हुई है बस की दूरी हमारे जो दर्पण है उससे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर हो गई और बिंब की दूरी हो गई -5 मीटर, क्योंकि जो हमारा बस है वो हमारे दर्पण से बाईं तरफ पे होगा। मिरर के अंदर कोई सी भी चीज पॉजिटिव होती है, परंतु जो हमारा दर्पण है उसके बाहर कोई सी भी चीज कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यू हमारा -5 मीटर होगा। अब हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और हमें जानना है कि इसका आवर्धन कितना है, और हमें ये दोनों बातें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। परंतु फोकस दूरी दी नहीं थी, पर हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। और अब हम इसके अंदर दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं। तो दर्पण का सूत्र था 1/v प्लस में 1/u बराबर होता है 1/f। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता तो उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी दोनों वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे तो f की वैल्यू थी 1.5 और u की वैल्यू थी -5 मीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1/1.5 प्लस में 1/5, जिससे वैल्यू आ जाएगी 6.5 अपॉन में 7.5। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू आई है ये 1 में v की है। तो v का वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी 7.50 अपॉन में 6.50, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा प्लस में 1.15 मीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आई है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना होगा, और पीछे बना होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, और सारी आभासी चीजें हमेशा सीधी होती हैं। तो
आभासी होगा और सीधा होगा, परंतु अभी भी हम उसके साइज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा आवर्धन। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है h डैश अपॉन में h, परंतु हमें यहाँ पर ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो है माइनस में v अपॉन में u। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस में 1.15 अपॉन में माइनस का 5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी प्लस 0.23 मीटर। तो क्योंकि ये 0.23 है यानी कि 1 से कम है, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा साइज में बिंब से 0.23 गुना छोटा है। चलिए ये सवाल तो हुआ खत्म। अब शुरुआत करते हैं जानते हुए अपवर्तन को। अब अपवर्तन सिर्फ उन चीजों में होता है जो पारदर्शी होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं पारदर्शी चीजें पारदर्शी इसलिए होती हैं क्योंकि उनसे प्रकाश की किरण दूसरी तरफ जा सकती है। परंतु प्रकाश की किरण जब इन चीजों से, जितनी भी पारदर्शी चीजें होती हैं, इनसे दूसरी तरफ जाती है तो होता क्या है कि प्रकाश की किरण उतनी तेज नहीं हो पाती जितनी तेज वो हवा में थी, और इस वजह से क्या होता है कि ये किरणें सीधी नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। और ये जो प्रकाश की किरण का मुड़ना होता है इन चीजों की वजह से जो पारदर्शी है परंतु हवा नहीं है, इसे ही कहा जाता है अपवर्तन। अब जो प्रकाश की किरण है वो किस तरफ मुड़ेगी, चलिए ये जानते हैं। तो हम जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम। अब अगर हम उदाहरण के लिए ग्लास की बात करें तो ग्लास सघन होता है अगर हम उसे हवा से कंपेयर करें। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं जब कोई सी चीज विरल माध्यम से सघन में आती है, तो अगर कोई आपतित किरण मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो जहां पर ये सघन माध्यम से टकराएगी वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसे कहा जाता है अभिलंब, और यहाँ पर जो किरण होगी अपवर्तित किरण वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसा होता है जब विरल माध्यम से कोई चीज सघन माध्यम में आती है। अब इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है जब कोई चीज सघन माध्यम से विरल में आएगी, तो यहाँ पर भी आपतित किरण आएगी तो सबसे पहले हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है तो इस बार ये अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, और ऐसा होता है जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। तो यहाँ पर दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, जो किरणें मुड़ती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो हमारी प्रकाश है उसकी गति अलग अलग होती है, और ये किस तरफ मुड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल में आ रही है या फिर विरल से सघन में जा रही है। चलिए अब अपवर्तन के कुछ नियम देख लेते हैं। दरअसल अपवर्तन के सिर्फ दो नियम ही हैं, और पहला नियम तो वैसा ही है जैसा हमने परावर्तन में पढ़ा था। ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर तो ज्यादा कुछ समझना नहीं क्योंकि ये वही है जो हमने पढ़ा था परावर्तन के केस में। दूसरा केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा केस जो है उसके अनुसार अगर I आपतन का कोण हो तथा R अपवर्तन का कोण हो तो साइन I अपॉन में साइन R जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू होती है जो नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर ये तो पता ही नहीं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, चलिए उसे जान लेते हैं। ये है हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण। आप देख सकते हैं यहाँ पर I से उसे दिखाया गया है। और ये है हमारी अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है अपवर्तन का कोण। और साइन I अपॉन में साइन R अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा फिक्स होती है, तो वो नहीं बदलेगी। अब ये जो नियम है इसके बारे में हमें एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था स्नेल, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नेल का नियम। चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई कांच का स्लैब हो तो उससे अपवर्तन किस तरह से होगा। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत होगी हमारे आपतित किरण से। ये जहाँ पर कांच के स्लैब से टकराएगी वहाँ पर हम सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे। अब क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आ रही है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर जब ये
इसके अंदर आ जाएगी तो इसके अंदर तो ये सीधी ही जाएगी, परंतु कांच के स्लैब के एंड पर आने पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम फिर से एक अभिलंब खींचेंगे, और क्योंकि इस बार सघन से विरल माध्यम में आ रही है किरण, इसलिए ये इस बार अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ जाएगी और इसे कहा जाएगा निर्गत किरण। अब अगर आपतित किरण का अपवर्तन नहीं हुआ होता तो वो सीधी आती। तो ये जो दोनों किरण हैं, जो किरण हो सकती थी और जो किरण अभी निकली है, वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है प्रसव विस्थापन। चलिए, ये तो हुआ अपवर्तन एक कांच के स्लैब से। अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचारण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। इसका जो फॉर्मूला होता है या फिर सूत्र कह सकते हैं, वो होता है n/1 बराबर में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम v1 और v2 से भी दिखा सकते हैं। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में, जो कि है 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में भी लगभग इतनी ही चाल होती है, इसलिए हम निर्वात और हवा को एक ही मानकर चलते हैं। तो हम किसी भी चीज के सघन और विरल होने की बात इस बात पर निकालते हैं कि वो हवा के मुकाबले उस माध्यम में लाइट कितनी तेजी से चलती है। तो अगर एक माध्यम निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, और इसका फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में v है, तो इसे हम कहेंगे nm, जो बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर c अपॉन में v। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सभी याद नहीं करने, ये 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि हवा में 1.0003, बर्फ में 1.31, जल में 1.33, और लास्ट में डायमंड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमंड में निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जो कि है 2.42। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सबसे पहले जाना कि अपवर्तन क्या होता है, और उसके बाद हमने जाना कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय। वहां पर आपको इसी नाम से ये टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक आपको पढ़कर आने हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश अभिलंब की तरफ कब झुकती है? ऑप्शन ए, विरल से विरल माध्यम में। ऑप्शन बी, विरल से सघन माध्यम में। ऑप्शन सी, सघन से सघन माध्यम में। ऑप्शन डी, सघन से विरल माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति सबसे अधिक डैश में होती है? ऑप्शन ए, निर्वात। ऑप्शन बी, हवा। ऑप्शन सी, सघन माध्यम। ऑप्शन डी, जल। क्वेश्चन नंबर 3, आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में डैश होती हैं? ऑप्शन ए, समानांतर। ऑप्शन बी, लंबवत। ऑप्शन सी, कोई समानता नहीं होती। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश के आधार पर हम किसी माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए, आपतित कोण। ऑप्शन बी, अपवर्तित कोण। ऑप्शन सी, अपवर्तनांक। ऑप्शन डी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन ए, 1.001। ऑप्शन बी, 1। ऑप्शन सी, 0.0003। ऑप्शन डी, 0। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 ए, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा किस प्रकार वियतनाम फ्रांसीसियों का उपनिवेश बना। उसके बाद फ्रांसीसियों ने
वियतनाम को बदलने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव शुरू कर दिए थे। आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम हनोई पर प्लेग का हमला, चूहों की पकड़ धकड़, धर्म और उपनिवेशवाद विरोध तथा आधुनिकीकरण की संकल्पना इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिया कि वे हनोई का भी पुनर्निर्माण करेंगे। एक नए आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए, परंतु हनोई के हालात तो कुछ खास ही थे। दोस्तों, हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले इलाके को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था, जबकि पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। वो पानी बरसात में सड़कों पर आ जाता था। प्लेग की शुरुआत ही उन चीज़ों से हुई थी जिनको शहर के फ्रांसीसी भाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था, क्योंकि शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता के प्रतीक थे। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में भी घुसने लगे थे। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया था और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाता था। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। उदाहरण के लिए 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने के बावजूद चूहे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वियतनामियों को चूहों के शिकार की इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा था। जो लोग सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर मेहताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इस स्थिति से फायदा उठाने के एक से एक नायाब तरीके ढूंढ निकाले। मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे यह साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़कर मार डाला। सबूत के तौर पर उन्हें चूहे की पूंछ लाकर दिखानी पड़ती थी। इस प्रकार इस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मजदूर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए चूहे को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे, पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म ना हों और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए बाकायदा चूहे पालना शुरू भी कर दिया। निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना बंद कर दी। आइए अब बात करते हैं धर्म और उपनिवेशवाद विरोध की। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरह बदल देना चाहते थे। हालांकि धर्म बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित था। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घालमेल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए। इसके लिए 1868 में विद्वानों का विद्रोह हुआ, जिसे स्कॉलर्स रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। ऐसा ही एक आंदोलन था होवा हाओ। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक थे हुइन फू सो। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने आंदोलन को कुचलने के लिए हुइन फू सो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें
पागल बोंजे कहकर बुलाते थे और सरकार ने उन्हें पागल खाने में भी डाल दिया। मज़े की बात यह थी कि जिस डॉक्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह फूसों को पागल घोषित करेगा, वही कुछ समय में उसका अनुयायी बन गया। आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं है। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित कर लाओस भेज दिया। आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं है। इसके बाद फूसों के कई समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविरों में डाल दिया गया। इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर्विरोधी संबंध रहता था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की संकल्पना की। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विभिन्न स्तरों पर और नाना रूपों में विद्रोह हो रहा था, लेकिन सभी राष्ट्रवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे। मसलन, आधुनिक होने का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी मानना और सभी पुराने विचारों और सामाजिक आचारों को खारिज करना जरूरी है? क्या पश्चिम को ही विकास और सभ्यता का प्रतीक मानना और उसकी नकल करना जरूरी है? दोस्तों, ऐसे सवालों के जवाब कई तरह के थे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि पश्चिम के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है, जबकि कई बुद्धिजीवियों का यह विचार था कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। इन मतभेदों के कारण कई गंभीर बहसें खड़ी हुई, जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, सन 1903 में फान बोई चाउ ने दुईतान हुई नामक एक संगठन की स्थापना की। तभी से वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे। फान बोई चाउ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह पुस्तक लियांग की सलाह और प्रभाव में लिखी गई थी। वियतनाम और चीन में यह किताब खूब बिकी और उस पर एक नाटक भी खेला गया। यह किताब एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित है, एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों के अभिजातीय वर्ग को एक संस्कृति में बांधने वाले वियतनाम चीन संबंधों का टूटना। फान अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं। उनके शोक का अंदाज वैसा ही था जैसा परंपरागत अभिजाती तबके से निकले सुधारकों का दिखाई देता था। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी फान बोई चाउ के विचारों से गहरे तौर पर असहमत थे। फान चू त्रिन ऐसे नेताओं में प्रमुख थे। वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोस्तों, 20वीं सदी के पहले दशक में पूरब की ओर चलो आंदोलन काफी तेज था। 1907-8 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने जापान चले गए। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकालकर बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए न्यूगेन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया और वहां गणराज्य की स्थापना की गई। इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना कैसे की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का सपना देखने लगे थे। लेकिन जल्दी ही वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन एक नए प्रकार के नेतृत्व की देखरेख में तेजी से आगे बढ़ने लगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हनोई पर प्लेग का हमला, चूहों की पकड़ धकड़,
धर्म और उपनिवेशवाद विरोध तथा आधुनिकीकरण की संकल्पना इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद, वियतनाम गणराज्य, युद्ध में अमेरिका का प्रवेश तथा हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस एपिसोड को भरपूर एंजॉय भी किया होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के एपिसोड में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कक्षा 10वीं की पढ़ाई करी और हमने कक्षा 10 के विज्ञान का एक पाठ पढ़ा जिसका नाम था प्रकाश। उसके बाद हमने कक्षा 10 के ही सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई की, जिसमें हमने इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का भाग 2 देखा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के एपिसोड में हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणित का पाठ सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ेंगे और उसके बाद कक्षा 12वीं का ही भौतिक विज्ञान का पाठ विद्युत धारा पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।